देखिए, अब चार्ट के बाद में जो आता है हमारे पास में वो आता है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टूल्स। तो अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा पढ़ रहे हैं। बनाया भले ही डीएफडी जाता होगा, बट डीएफडी में जो प्रोसेस होता है पहले हम उस प्रोसेस को डिटेल से जान लेते हैं, और जब आपको प्रोसेस के बारे में डिटेल से पता चल जाएगा देन वी गो विद द डीएफडी। तो अब हम पहले पढ़ रहे हैं प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टूल्स। तो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टूल्स बेसिकली वो टूल्स होते हैं जिनमें हम हमारे प्रोसेस को डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। लाइक जो भी आप प्रोसेस फॉलो करने वाले हो, उस प्रोसेस की क्या कंडीशंस हैं, क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसके एक्शंस हैं, ठीक है, क्या उसके अल्टरनेटिव्स हैं, एवरीथिंग मेंशन अबाउट द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा कह सकते हो द टूल्स विच कैन बी यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टूल्स, ठीक है, जिसमें बेसिकली हम डिसीजन टेबल्स और डिसीजन ट्रीज की बात करते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश जो आपका इंग्लिश डिक्शनरी होता है वो भी यहाँ पे काउंट होता है, ठीक है। देखो, तो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टूल आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डिफाइन डॉक्यूमेंट्स, communicate the processes and procedures followed within an organization, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं कि हमें प्रोसीजर्स बनाने हैं, बेसिकली यहाँ पे यही होता है, कुछ प्रोसीजर्स बनाएंगे, उसको कुछ रूल फॉलो करेंगे, और जो जो रूल्स उन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे उनसे रिलेटेड कोई एक्शन होगी, यही सब यहाँ किया जाता है, ठीक है। तो दीज टूल्स हेल्प इन स्पेसिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, roles and responsibilities, input and outputs and other aspects of the process. तो processes in data flow diagrams represent required tasks that are performed by the systems, ठीक है। तो जो data flow diagram में जो process होते हैं, बस उसी process को हम individually define कर रहे हैं। These tasks are performed in accordance with the business policies and the procedures, ठीक है। क्या क्या आएगा, पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिसीज की। तो पॉलिसीज बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो द सेट ऑफ रूल दैट गवर्न सम टास्क और फंक्शन इन द बिजनेस, पॉलिसीज कंसिस्ट ऑफ रूल्स दैट कैन ऑफन बी ट्रांसलेटेड इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो आप जब पॉलिसीज की बात करते हो तो आप सेट ऑफ रूल्स की बात कर रहे हो, ठीक है, जिन रूल्स को बाद में जाके आप क्या कर सकते हो, इजीली किसी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेकिन रूल्स बनाने बहुत ज़्यादा जरूरी है, उन्हीं रूल्स को हम पॉलिसी बोलते हैं। तो सिस्टम एनालिसिस along with representatives from the policy making organizations can accurately convey these rules to the computer programmer for programming purpose, ठीक है। सेकेंड इज योर प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स का मतलब है द एक्शन रिलेटेड विद द रूल्स। तो जो आपने अभी भी पॉलिसी बनाई है उसे इंप्लीमेंट करना है। तो जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगी ना, तो वो एक्शन अब हमें परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो प्रोसीजर्स पुट द पॉलिसीज इनटू एक्शन, पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड बाय प्रोसीजर्स एंड द प्रोसीजर रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। तो जब आप प्रोसीजर्स की बात करोगे तो वो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस करती है। देयर आर tools with the help of whom specification for policies can be created, and they are decision table, decision tree and basically software engineering notations, ठीक है। तो these are the main three representation which will cover in the process specification tools, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको समझ में आना चाहिए, और बिहाफ ऑफ मी मेरे को जहाँ तक लगता है कि इस पूरे टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो ही हैं, या तो आपको डिसीजन टेबल्स पूरा अच्छे से आना चाहिए या आपको डीएफडी पूरा अच्छे से आना चाहिए, इनके नोटेशंस, इसके रूल्स, है ना, और इसकी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो अभी अपन वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसीजन टेबल्स की। तो जैसे इसके नाम में भी है डिसीजन टेबल्स, मतलब एक ऐसी टेबल जिससे हमें ये पता चले कि किस एक्शन को परफॉर्म करके क्या डिसीजन आने वाला है, किस एक्शन को परफॉर्म करके क्या डिसीजन आने वाला है, और वो बिल्कुल डिटेल से हो। कोई भी उस टेबल को जब देखे तो देखते ही उसे आइडिया लग जाए कि अच्छा अगर हम ऐसा एक्टिविटी करेंगे तो ये वाला एक्शन आएगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो डिसीजन टेबल इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनशिप इन हाईली अंडरस्टैंडेबल एंड प्रिसाइज मैनर। A decision table is a matrix containing rows and columns which are used to define relationships. तो नाम ही में टेबल है, डिसीजन टेबल। अब टेबल बनेगा तो रो और कॉलम तो आएगा ही ना। तो जो भी आपका डिसीजन टेबल होता है उसके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कंडीशन स्टेप, दूसरा होता है एक्शन स्टेप, और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल। तो तीन पार्ट में इसको बनाया जाता है, ठीक है। लाइक वन इज द कंडीशन। तो दिस पोर्शन ऑफ द टेबल डिस्क्राइब द कंडीशंस और फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द डिसीजन और द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जो आपको डिसीजंस लेने हैं वो सारे के सारे डिसीजंस आप इसके अंदर मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है एक्शन। तो दिस पोर्शन डिस्क्राइब द पॉसिबल पॉलिसी एक्शंस
टू डिसीजंस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो जो वहाँ आपके डिसीजंस है उससे रिलेटेड एक्शन यहाँ होंगी। और थर्ड वन इज द रूल। तो रूल जिसका विच एक्शंस आर टू बी टेकन अंडर ए स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस, ठीक है। तो जो भी आपका डिसीजन टेबल होगा वो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। 3 कंपोनेंट्स में आप ये कह सकते हो, यहाँ पे कंडीशन से रिलेटेड सारी की सारी कंडीशन हम मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्शन से रिलेटेड सारे के सारे एक्शंस मेंशन करेंगे जितने भी होगी, और इससे रिलेटेड जो जो रूल्स होंगे वो सारे के सारे रूल्स हम यहाँ डिफाइन करेंगे, है ना। वो जितने भी रूल्स होंगे वो डिपेंड करते हैं कंडीशंस के ऊपर, तो यहाँ पे हम उन रूल्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, इस कंडीशन के हम रूल्स देखेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट रूल कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगी। तो ये इस टेबल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, ठीक है। तो इन ए डिसीजन टेबल वाई रिप्रेजेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंडीशन, है ना। कोई भी, अब यहाँ पे कुछ हम नोटेशंस का यूज़ करते हैं, तो अगर आपने वाई लिखा है इसका मतलब वो जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट करती है। अगर आपने एन लिखा है मीन्स द कंडीशन विच इज इवेल्युएटेड एंड नॉट सेटिस्फाइड, मतलब नो ना, मतलब ठीक है, नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ए ब्लैंक स्पेस रिप्रेजेंट द कंडीशन इन्वॉल्व दैट हैज बीन टेस्टेड, एक ऐसी कंडीशन है जो टेस्ट कर ली गई है, मतलब काम की नहीं है, बिल्कुल आप हटा सकते हो। तो डिसीजन टेबल आर यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर द रिजल्टिंग एक्शंस डिपेंड ऑन द अकरेंस ऑफ वन और सेवरल कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशंस। तो 4 क्वाड्रेंट ऑफ द डिसीजन टेबल आर समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। तो जो अपन ने देखा वही रहा बेसिकली, ठीक है, कि यहाँ पे सारा का सारा कंडीशंस आ गया, यहाँ पे सारा का सारा एक्शन आ गया, यहाँ पे सारे के सारे आपके रूल्स डिफाइन होंगे, और उन रूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो जो आपको एक्टिविटीज़ करनी है ना। तो नॉर्मली इस तरह से इसको मेंशन किया जाता है। मेंशन करने में यहाँ आपको कंडीशंस देखने, अब उस कंडीशन में जो जो आपको रूल्स बनाने हैं, जहाँ जहाँ रूल्स बनाने होंगे वहाँ 3 नोटेशन यूज होंगे, वाई एन एंड एमपीटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल्स आएंगे या तो यस आएगा या नो आएगा या एमपीटी आएगा। जब आपको एक्शन लेना होता है तो कोई भी एक्शन जब आप परफॉर्म करोगे, या तो एक्शन अगर आपको लेना है तो आप क्रॉस मत करो, तो क्रॉस का मतलब वो एक्शन परफॉर्म्ड हो रहा है, और अगर आपको एक्शन नहीं लेना है तो यू कैन लीव इट एज ए ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एन ये कुछ ऐसा नहीं होता, ये ब्लैंक होता है, या तो यस आएगा या नो आएगा या ब्लैंक आएगा। यहाँ पे अगर कोई एक्शन लेना है तो क्रॉस लगाओ, नहीं लेना है तो सिंपल सा आप हाइपर लगा के छोड़ देते हो। तो दीज आर सम नोटेशंस, है ना, जो अभी अपन एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। ओके, डेवलपिंग डिसीजन टेबल। तो एवरी डिसीजन टेबल शुड बी गिवन ए नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। जो भी आपको टेबल बनाने उसका नाम देना है, एंड द लॉजिक of the decision table is independent of the sequence in which condition rules are written, but the action taken place in the order in which events occur, ठीक है। whenever possible duplication of terms and meaning should be avoided, and only the standardized language must be taken, है ना। जहाँ जहाँ पे भी डुप्लीकेशंस आने की चांसेस हैं, लैंग्वेज स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। इन सबको यूज़ करते हुए हमें डिसीजन टेबल लिखना होता है, ठीक है। तो द स्टेप्स फॉर बिल्डिंग द कंसर्न टेबल्स आर गिवन। कैसे लिखेंगे, तो देखो, टू आइडेंटिफाई कंडीशंस एंड देयर वैल्यूज। सबसे पहले जो जो हमारे पास कंडीशंस है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। टू डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूल्स इन ए डिसीजन टेबल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर ईच कंडीशन डेटा वैल्यूज, ठीक है। वो जैसे सिंपल सा, अब देखो सिंपल सा कंडीशन क्या है, अगर आपके पास में एक कंडीशन है तो ऑब्वियस सी बात है उसके कितने रिजल्ट आएंगे, 2, या तो यस या नो, ठीक है। तो एक कंडीशन के 2 रिजल्ट आएंगे। अगर 2 कंडीशन होंगी तो 2 का पावर 2 यानी 4, 3 कंडीशन होंगे तो 2 का पावर 3 यानी 8, और n कंडीशन होंगी तो 2 की पावर n यानी 2 का पावर n, है ना। तो जितनी आपकी कंडीशन होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू हम मैक्सिमम रूल डिफाइन करते हैं। जब हम डिसीजन टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्ट करते वक्त सबसे पहला काम है जो थ्योरी में दिया गया है उसमें सारी कंडीशन को समझ ले, कितनी कंडीशन है। एक कंडीशन है तो रूल में 2 रूल बनेंगे, यस और नो, आप ऐसा कह सकते हो। 2 कंडीशन है तो 4 रूल्स बनेंगे, 3 कंडीशन है तो 8 रूल्स बनेंगे, है ना। तो ऐसे कर करके चीज़ें वेरी करती है। तो आपको कंडीशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करके ही आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम रूल कितने होंगे। मिनिमम तो फिर से और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है तो, बाकी मैक्सिमम पता है 2 का पावर n ही आएगा, है ना, अगर n कंडीशन है तो टू identify the possible actions, it means to identify each independent actions to be taken for the decision or the policy, ठीक है। और to enter all possible rules and record all the conditions and action in their respective places in the decision table, ठीक है। तो सबसे पहले सारा का सारा कंडीशन आइडेंटिफाई किया, कॉरेस्पॉन्डिंग टू कंडीशन, जितनी कंडीशन है, लाइक n कंडीशन है तो 2 की पावर n रूल्स डिफाइन हो गए। अब उन कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन के हम एक्शन डिफाइन करेंगे, और उस एक्शन में हम ये बताएंगे कहाँ कहाँ पे किस रूल पे कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है।
तो द वे ऑफ डिफाइनिंग रूल्स, ठीक है। तो देखो जैसा मैंने अभी आपको बोला वही एक बार वापस से समझा देता हूँ। तो फॉर द फर्स्ट कंडीशन टू अल्टरनेट इज पॉसिबल वैल्यूज, एग्जाम्पल इफ y एंड n आर टू पॉसिबल वैल्यूज देयर आर 8 रूल्स इन द टेबल, देन वी विल डिफाइन दीज रूल्स आर दिस, ठीक है। अगर हम 8 रूल्स डिफाइन करना चाह रहे तो वो तो सिंपल सा फंडा है ना, बुलियन अलजेब्रा पढ़ा है ना आपने, ये वैसे ही तो चलेगा, ठीक है। कि अगर आपके पास में 2 का पावर 3 है तो 8 आ गया, आप ऐसा मान लो। तो 8 को कैसे लिखोगे, मैं भी बुलियन अलजेब्रा में लिख रहा हूँ, तो ऐसे लिखते हो 0 0 0 0 फिर 1 1 1 1, फिर इसको और आधा कर दोगे तो 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर और आधा कर दोगे तो 0 1 0 1 0 1 एंड 0 एंड सो जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे येस और नो में आंसर्स लिखने हैं, तो वो अब आपको कैसे लिखने हैं वो आपको देखते ही पता चल जाएगा, है ना। ओके, तो ये सारा का सारा मैंने आपको लिख दिया है ना, वो अभी समझ तो लिया अपन ने, तो वो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आफ्टर अरेंजिंग ऑल कंडीशंस, एक्शन एंड रूल्स, नाउ एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली टू द रूल, ठीक है। अब रूल्स बताएंगे कौन सा एक्शन आपको परफॉर्म करना है। जैसे अगर आपने एक्स लिख दिया इसका मतलब वो आपने एक्शन परफॉर्म कर दिया, अगर आपने हाइफन लिख दिया इसका मतलब वो इनडिफरेंस या इनरिलेवेंट सिंबल है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसका मतलब वो अननोन है, मतलब वो रूल क्लियर नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो। तो 3 तरह के नोटेशंस हम यूज़ करते हैं जब हम एक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम कंडीशन लिखेंगे तो कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग रूल डिफाइन हो गए, रूल में क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, एन लिखेंगे, एम्पिटी छोड़ देंगे, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक्शन परफॉर्म करना है। तो जब हम एक्शन परफॉर्म करेंगे तो फिर यहाँ पे 3 नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, या तो आप क्रॉस लगाओ इसका मतलब वो करेक्ट है, या हाइपन लगा के छोड़ दो इसका मतलब वो इरेलीवेंट है, या फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो इसका मतलब वो अननोन है, मतलब वो काम का ही नहीं, पता ही नहीं है, मतलब है ना। तो टू वेरीफाई द पॉलिसी, एनालिसिस कैन रिजॉल्व एनी रूल्स for which the actions are not specified, and analysis can also resolve apparent contradictions such as one rule with 2 possible actions, ठीक है। तो फाइनली एनालिसिस मस्ट सिंप्लीफाई द डिसीजन टेबल। आफ्टर दैट ये जब सब हो जाएगा तो उसको सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, तो टू एलिमिनेट इम्पॉसिबल रूल्स, है ना। तो जो भी इम्पॉसिबल रूल्स है उसको एलिमिनेट्स करो। द रूल्स कैन बी कॉन्सिडरेटेड इनटू ए सिंगल रूल फॉर इनडिफरेंट कंडीशंस। अगर आपके पास में कोई इनडिफरेंट कंडीशंस बन रही हैं और उसके अंदर अगर आपके पास में मल्टीपल रूल्स का सिंगल रूल बन रहा है तो आप उसे सिंगल रूल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो वेयर इन डिफरेंट कंडीशन इज ए कंडीशन व्हिच वैल्यू डू नॉट अफेक्ट द डिसीजन एंड ऑलवेज रिजल्ट इन द सेम एक्शन, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि इन डिफरेंट कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि डिसीजन टेबल में इनडिफरेंट कंडीशन का मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसको अगर हम हटा भी देते हैं तो रिमेनिंग डिसीजन टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब उसे बाकी की कंडीशन के साथ क्लब किया जा सकता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिसीजन टेबल, देखो डिसीजन टेबल की जब आप कैटेगराइज करते हो तो बेसिकली यहाँ पे डिसीजन टेबल की 2 मेन कैटेगरीज होती हैं। देखो सबसे पहला कैटेगरी होता है ऑन द बेसिस ऑफ द लेआउट ऑफ द डिसीजन टेबल, ठीक है, कि जो भी डिसीजन टेबल का लेआउट है वो कैसे। तो लेआउट में एक होता है एक्सपेंडेड, कि आप क्या करोगे सारा का सारा लिखोगे, और एक होता है कॉन्सिडरेटेड कि आप उसको सॉल्व करके लिखोगे, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेंडेड डिसीजन टेबल की बात करते हो तो एक्सपेंडेड का मतलब राइट ऑल द मैक्सिमम पॉसिबल रूल्स। जैसे मैंने बोला 3 अगर आपकी कंडीशन है तो 2 का पावर 3 8 रूल्स बनेंगे, 8 ही बनेंगे, वो मैक्सिमम लिख दिया। हो सकता है सॉल्व होके वो 8 2 में बन जाए, तो वो सॉलिडेटेड और उसका कॉन्सोलिडेटेड वर्जन हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंडेड डिसीजन टेबल्स में इन एक्सपेंडेड डिसीजन टेबल ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द कंडीशंस आर शॉन इन डिफरेंट कॉलम्स, और it is the condition oriented table representation of all single decision columns used to check whether the table is correct and completely filled, ठीक है। सारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपको भरनी है, ठीक है। इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन जो आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्टेड डिसीजन टेबल। मतलब अब हो सकता है जो आपने मैक्सिमम लिखी है उसमें से कुछ कंडीशन ऐसी है जो ओवरलैप होकर कम हो जाए, तो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। तो इन सम केसेस इट इज पॉसिबल टू कॉन्ट्रैक्ट सम कॉम्बिनेशंस ऑफ द कंडीशन सो दैट कॉलम विद द सेम एक्शंस आर शोन इन वन कॉलम, और इट इज़ अ कॉम्पैक्ट कंडीशन ओरिएंटेड टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल डिसीजंस, ठीक है। तो जो मल्टीपल हो सकता है मल्टीपल कॉलम्स ऐसी हैं जो एक ही रिजल्ट बता रही हैं, तो उसको अलग अलग नहीं लिखना, एक बात में लिखो, ठीक है। तो इससे पहले कॉम्प्रिहेंसिव में हमने पूरा लिखा था, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स यूज फॉर कंडीशंस एंड एक्शंस, तो उसमें सबसे पहले आता है लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल्स, ठीक है। तो द लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल इज द सिंपलेस्ट टू डिस्क्राइब द कंडीशन अल्टरनेटिव्स आर सिंपल बुलियन वैल्यूज एंड द एक्शन एंट्रीज आर चेक मार्क्स रिप्रेजेंटिंग विच ऑफ द एक्शंस इज गिवन कॉलम आर टू बी परफॉर्म्ड। तो ये सबसे इजी होता है, मोस्टली हम इसी को यूज़ करते हैं कि सिंपल जो है उसको चेक कर दिया और जो नहीं उसको छोड़ दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
और ये आता है एक्सटेंडेड। तो इन एक्सटेंडेड एंटी डिसीजन टेबल द स्टेटमेंट्स इन द स्टब क्वाड्रेंट्स आर मोर ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब और ज़्यादा नोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं। द क्वेश्चन डज नॉट सजेस्ट द आंसर with limited options but expect detailed information from a variety of possible options. The expression of conditions is partially given in the quadrants and the rest is expressed in एंटिटीज क्वांटिटीज इन फॉर्म ऑफ द आंसर्स। ठीक है, तो जो हमने लिखा सिंपल में, उसके अलावा आप ओपन क्वेश्चंस लिख सकते हो तो उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तीसरा मिक्स एंट्री, आप मिक्स करके भी लिख सकते हो लिमिटेड और इसको। तो ये लिमिटेड का और एक्सटेंडेड का दोनों का मिक्स वर्जन होता है, तो एज पर रिक्वायरमेंट आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब सिंपली ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। देखो अब जब एग्जाम्पल बनते हैं तो डिसीजन ट्री में 2 या 3 तरह के एग्जाम्पल्स बनते हैं, है ना। तो मैं आपको सारे करवा देता हूँ ताकि जब आपके सामने अगर कोई न्यूमेरिकल बन के आ रहा है तो आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, ओके। तो ये सबसे पहले अपन ईजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। बनती कैसे है डिसीजन टेबल, पहले उसकी बात कर लेते हैं ना। तो इन द फॉलोइंग टेबल देयर आर कोजेस ऑन लेफ्ट अपर कॉर्नर एंड द नंबर ऑफ कोजेस इज entered below. Then below this head comes effects and under it possible effects are relevant to the application output. The table also shows 3 causes. Under effect only 2 effects are entered. ठीक है, तो 3 causes हैं और उसके 2 इफेक्ट हैं, मतलब ये हमारी कंडीशन है और ये हमारी एक्शन है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो चलो तो देखो इस कंडीशन को अगर आप देखते हो बिल्कुल प्रिसाइजली तो क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास में जो कॉजेज हैं वो कितने कॉजेज है, 3 कॉजेज हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर आपको डिसीजन ट्री बनाना होता है तो हम सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट की बात करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट की। और सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है कि जितनी आपकी कंडीशंस हैं उसकी 2 की पावर कर दो, यानी 8 आएंगे। तो हमारे 8 रूल बनेंगे, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, 8 रूल बनेंगे। ठीक है, वो फिक्स हो गए। 8 कैसे लिखेंगे, 4 बार y, 4 बार n, फिर 2 बार y, 2 बार n, 2 बार y, 2 बार n, और फिर yn, yn, yn और yn। तो इस तरह से आपको सारे के सारे रूल्स को डिफाइन कर देना है। ठीक है, अब उसमें किसका क्या इफेक्ट है, तो नॉर्मली क्या होता है इफेक्ट्स, अगर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होता है तो दिया जाता है कि कहाँ कौन सा इफेक्ट वेरी करवा रहे हैं। तो जैसे हमने बोल दिया कि भैया इस रूल की वजह से ये इफेक्ट काम कर रहा है, इस रूल की वजह से। अब ये तो हमारे पास अलग अलग इफेक्ट्स है ना, तो ये इफेक्ट कब काम कर रहा है, ये इफेक्ट तब काम कर रहा है जब पहले वाला रूल आ रहा है। ये इफेक्ट कब काम कर रहा है, ये। तो ये क्रॉसेस हमें क्या बता रहे हैं, ये क्रॉसेस हमें ये बता रहे हैं कि ये एक्शन आपने ली है, इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं आई है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं आई है। इट्स ए सिंपल फ्लो। तो जब आप सिंपल डिसीजन ट्री बनाते हो तो क्या चाहिए, कंडीशंस, एक्शंस एंड रूल्स। अभी क्लियर कैसे लिखते हैं, है ना। तो ऑन द राइट देयर आर 2 हेड्स ना, अंडर द कॉम्बिनेशन हेड containing add column and shown in the table and the maximum number of column depend on the maximum number of causes, है ना, वो अपन ने देख लिया। ठीक है, the combination will take value for a column in between these 2 values y और n. Significance of y and n has already been mentioned earlier. Here in this example there are 3 causes, so there are 2 raised to power 3 columns. This shows all possible combinations of the causes. ठीक है, तो if there are n causes there will be 2 raised to power n combinations of the causes and number of combination of effects or actions will depend on the number of actions, है ना, वो अपन ने देख लिए, सारा के सारा पता है हमें पहले से। ठीक है, तो if number of actions is m then there will be m upon n possible actions. ठीक है, here in the table there are 2 effects. ठीक है, अब टोटल कितनी एक्शंस होंगी आपसे ये पूछी गई है कि भैया हम टोटल कितनी एक्शंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रूल्स कितने हैं वो आप लिख दो कि भैया आपके पास 2 raised to power n क्या है, 2 raised to power n हमारे पास टोटल रूल्स है। अब उस रूल्स में हमारे पास में इफेक्ट कितने, तो अगर आप ये कहते हो हमारे पास m इफेक्ट है तो इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज m इंटू 2 raised to power n। इतने आपके पास मैक्सिमम क्या आ सकते हैं, मैक्सिमम आपके पास में एक्शंस आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप इस टेबल में देखते हो तो यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया कि आपके पास में 8 रूल है। अब अगर आप 8 रूल की बात करते हो तो हर एक रूल के पीछे 2 पॉसिबिलिटी, चलो ठीक है यहाँ पे 1 बना दिया, बट एक रूल के पीछे 2 पॉसिबिलिटी है, तो हर रूल के पीछे 2 पॉसिबिलिटी है, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है, 16 नहीं आ सकती। तो टोटल कितनी एक्शन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, एक एक्शन ये है और एक एक्शन ये है, तो आप गिन के भी बता सकते हो 8 और 8 + 8 16 हो गया ना। इसीलिए यहाँ पे अगर आपसे टोटल एक्शंस पूछे जाए तो कैसे निकालना है, समझ में आ गया ना, पता होना चाहिए, क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक
ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया थे, ठीक है। तो हेयर द कॉम्बिनेशन दैट इज रिलेवेंट फॉर द एक्शन इज ओनली 6, यहाँ पे 6 ही है, मैक्सिमम 16 आ सकते हैं, यहाँ पे 6 ही है, वो क्रॉसेस आप गिन लेना ना। और द एक्शन हैज़ बीन शोन एज क्रॉस सिंबल, तो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एक्शन को परफॉर्म करना है उसको क्रॉस से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोज का मतलब होता है कंडीशन, है ना, वो कोज का मतलब होता है कंडीशन, इफेक्ट का मतलब होता है एक्शन, ठीक है। और एक्शन से हमें हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का पता चलता है। तो कोज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड द एल्गोरिथम टू क्रिएट डिसीजन टेबल इज एज फॉलोज, ठीक है। अब जैसे ठीक है, अभी तक आते आते आपको सारा समझ में आ गया, फिर भी चलो फाइनली अगर हमें डिसीजन टेबल बनाना है तो हमारा फाइनल एल्गोरिथम क्या होगा, तो वही सेम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बाय द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। तो हेयर ऑफ द फर्स्ट रो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर 8 डिवाइडिंग 8/2 गिव्स 4। तो यहाँ पे जो भी आपका रिजल्टिंग फैक्टर है फर्स्ट रो 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब वही वाई 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 एन 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 एन, फिर उसको और आधा किया वाई वाई एन एन, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। लाइक तो एंटर फर्स्ट वैल्यू रिजल्टिंग फैक्टर टाइम्स एंड देन सेकंड वैल्यू आल्सो RF टाइम्स टू मेक द रो है, सो दैट द फर्स्ट कंटेंट्स, देखो ये आ गया ना, 4 बार वाई लिखना है, 4 बार आपको एन लिखना है। जैसे आप आगे जाओगे उसको और आधा कर देंगे, तो और आधा कर देंगे, तो मैं सिंपल से आपको समझा देता हूँ, 2 बार वाई 2 बार एन, 2 बार वाई 2 बार एन। उससे आगे जाएंगे और आधा कर देंगे, तो 1 बार वाई 1 बार एन, 1 बार वाई 1 बार। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सारे रूल्स को पूरा पूरा फिल करते हैं, ठीक है। द डिसीजन टेबल स्ट्रक्चर इज मेड इन द फॉलोइंग टेबल इन द थर्ड रो, column 3 and 4 have been showed with this. This shows that this combination does not apply to the implementation. This is called an indifferent combination, है ना, वो आपको समझ में आएगी, ठीक है। जैसे ये देखो, अगर आप इस, ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। तो मैक्सिमम तो आपने लिख दिया, बट अगर कहीं पे भी खाली छोड़ दिया जाए या हाइफन लगा दिया जाए, तो इसका मतलब ये क्या है, तो ये आपके पास में आपकी इनडिफरेंट कंडीशन है। इनडिफरेंट कंडीशन का मतलब क्या होता है कि वो कंडीशन जिसको हम हटा भी देते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कंडीशन जिसको हम हटा भी देते हैं फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की गई, ठीक है। तो इन द टेबल 2 कॉलम्स आर इंडिफरेंट, दीज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, हैंस जॉइंड इनटू 1, ठीक है। अब अगर ये दोनों के दोनों अगर आप गौर से देखोगे, देखो अगर आपने इन दोनों कॉलम्स को एक साथ देखा तो वाई वाई एन एन, और ये पूरा का पूरा आइडेंटिकल है, तो आपको ये 2 बार नहीं लिखना, आप इस पूरे को कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो आपने उसे कंबाइन किया तो 8 से देखो 7 हो गई, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग टेबल द नेक्स्ट स्टेप इज शोन, थर्ड एंड द फोर्थ कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सो द थर्ड कॉलम इज केप्ट एंड द फोर्थ कॉलम इज ड्रॉप्ड, एंड नाउ देयर आर 7 कॉलम्स, नंबरिंग ऑफ द कॉलम्स हैज चेंज फ्रॉम फोर्थ कॉलम ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल से क्या बोला कि ये एक जैसी है, तो इस चौथी वाली को हमने पूरा ड्रॉप कर दिया और सिर्फ तीसरा वाला रख लिया। और यही करते हैं यहाँ पे, याद रखना, जब भी कॉलम्स आइडेंटिकल होती है, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो जब कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम आइडेंटिकल्स होती है तो उन सबको हटाते हैं और सिर्फ पहले वाला रखते हैं आगे, उसको सिंप्लीफाई वर्जन लिखने के लिए, है ना। जैसे अपन ने यहाँ इसको हटा दिया, कन्फ्यूजन और कुछ नहीं है बच्चों को, कन्फ्यूजन ये आता है कि सर ये क्रॉस कहाँ गया, तो क्रॉस जब ये दोनों सेम थे तो पूरा हट ही गया ना, ये हट गया, बस ये रख लिया इसमें, है ना, ठीक है। Make 1 row for checksum. For calculating checksum, the following rules are used. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें हो सकता है checksum कैलकुलेट करना पड़े। तो checksum का मतलब यहाँ पे होता है कितने इनडिफरेंट रूल्स हैं और इसके कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो checksum के बारे में अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो पहला आपको समझ में आ गया डिसीजन ट्री बनता है कैसे, क्या पता होना चाहिए, कंडीशंस पता होना चाहिए, उससे रूल्स बनेंगे, रूल्स के भी यहाँ पे एक्शंस डिफाइन होंगे, जो जो एक्शन परफॉर्म करना हम एक्स लगा के छोड़ देंगे और नहीं तो ब्लैंक छोड़ देंगे, यानी हाइफन लगा देंगे। अगर सारी की सारी कंडीशंस लिखनी है तो 2n आएगा, अगर कोई इनडिफरेंट है जिसके हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे या हाइफन लगा के छोड़ देंगे, इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो फाइंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर एवरी कॉलम, व्हेन ए हाइफन इज फाउंड इज द कॉलम, ईच हाइफन शोज a number of combinations that coach has, multiply for every hyphen below the column or add the total and then make the comparison with the second step, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, जैसे अभी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछा गया कि बताइए इसका चेकसम क्या हो। जैसे नेटवर्किंग में हम लोगों ने चेकसम चेकर पढ़ा था ना, एरर को डिटेक्ट करने के लिए, वैसे यहाँ पे भी चेकसम निकलते हैं। तो चेकसम निकालने का देखो इजी तरीका क्या है, आप हर एक रो के पास जाओ और ये देखो
रूल्स के अंदर सिर्फ रूल्स की बात हो रही है ना, सिर्फ ये कॉजेज है और ये रूल्स है, इसके नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम जो भी यहाँ पे चेकसम देख रहे हैं उस चेकसम को देखने में बस इतना ही रोल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले कॉलम की बात करें तो पहले वाले कॉलम में कोई इंडिटरमिनेंट है, कितना है 1, तो जितना है उसको 2 की पावर में लिखना है, जितना है उसको 2, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अरे जब ये पता ही नहीं है, मतलब इसको हटाने से फर्क तो पड़ता ही नहीं है, तो जब फर्क ही नहीं पड़ता तो भले ही आप यहाँ y लिखो भले ही l लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितनी इन डिफरेंट कंडीशन होती है उसको 2 की पावर में लगा देते हैं। यहाँ एक भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 2 की पावर 0, ठीक है। यहाँ पे एक भी नहीं है तो यहाँ पे भी 2 की पावर 0 और यहाँ पे 2 है इसलिए 2 की पावर 2, ठीक है। तो 2 + 1 + 1 + 4, तो 4 5 6 7 8, तो यानी इसका चेकसम कितना आ जाएगा 8, है ना, जो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ अभी। तो निकालोगे चेकसम कैसे निकलता है, क्लियर ना। तो चेकसम कैसे निकलेगा, जो भी आपके रूल्स हैं उसमें आपको इन डिफरेंट कंडीशंस को काउंट करना और जितनी कंडीशन उसको 2 की पावर में लगा देना और एट द एंड सब कुछ छोड़ देना। तो उससे हमें ये समझ में आएगा कि इतनी कंडीशंस ऐसी हैं जिनको आप अपनी इच्छा से कोई भी, चेकसम का मतलब क्या हुआ कि आप उसे 0 और 1 किसी से भी फिल कर सकते हो, बोले तो येस और नो किसी से भी फिल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस तो मैंने आपको पूरा समझा ही दिया है ना, तो ये तो आपको दिक्कत आना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो ये एक और एग्जांपल है ना, जिसमें अपन डिसीजन ट्री बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या बोले कि ए बैंक यूजेस द फॉलोइंग रूल्स टू क्लासीफाई न्यू अकाउंट्स। क्या है, इफ डिपॉजिटर्स एज इज 21 और अबव एंड इफ द डिपॉजिटर डिपॉजिट 100 रुपीज और मोर क्लासीफाई द अकाउंट टाइप एज ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन दिया है कि एज उसका 21 या 21 से ज़्यादा है और वो जो डिपॉजिट कर रहा है वो 100 या 100 से ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब उसका अकाउंट ए टाइप का है। और इफ द डिपॉजिट इज अंडर 21 एंड डिपॉजिट 100 और मोर क्लासीफाई इट एज बी, तो अगर वो 21 के अंडर में है और वो 100 या 100 से ज़्यादा जमा करवा रहा है तो उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है बी। और इफ द डिपॉजिटर इज 21 और ओवर, 21 से 21 से ज़्यादा है, ठीक है, एंड डिपॉजिट 100 रुपीज़ क्लासीफाई एज सी, ठीक। एंड इफ द डिपॉजिटर इज अंडर 21 एंड डिपॉजिटर इज बिलो 100 तो डू नॉट ओपन अकाउंट। तो दीज आर सम सिचुएशंस। इस सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए हमें इसका क्या बनाना है, हमें इसका डिसीजन टेबल बनाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम है कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशंस है वो क्या समझ में आ रहा है, एक तो एज है और एक डिपॉजिट्स, ठीक है। एक तो कंडीशन आपका एज आ गया, तो एज क्या आ रहा है 21 है, 21 से ज़्यादा, डिपॉजिट कितना आ रहा है 100 या 100 से ज़्यादा, ठीक है। और फिर एक्शन क्या करेंगे, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, यही तो है। अरे क्लियर ना। तो सबसे पहले हमें क्या समझनी थी, कंडीशन समझनी थी। तो 2 कंडीशन है, या एज है उसका 21 से 21 से ज़्यादा होना चाहिए और डिपॉजिट 100 या 100 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो 2 कंडीशन है, तो 2 कंडीशन है तो 2 का पावर 2 यानी 4 रूल्स बनेंगे। और 4 रूल्स तो आपको लिखने आते हैं यहाँ पे, है ना, वाई वाई एन एन और वाई एन और वाई एन, ठीक है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें एक्शन कितनी परफॉर्म करनी है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हमें एक्शन परफॉर्म करनी है 4, ए बी सी और डू नॉट ओपन, ठीक है। तो ए बी सी और डू नॉट ओपन 4 हो गई। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ए कब क्लासीफाई होगा, अब देखो कंडीशन यही तो थी, ए कब क्लासीफाई होगा कि जब उसके एज 21 से 21 से ज़्यादा है और वो 100 या 100 से ज़्यादा डिपॉजिट करवा रहा है, ठीक है। ऐसे बी कैसे क्लासीफाई होगा, बी तब क्लासीफाई होगा कि वो डिपॉजिट तो 100 से ज़्यादा करवा रहा है बट उसका एज जो है वो 21 से कम है। सी कब क्लासीफाई होगा, जब उसका एज 21 से कम है बट वो डिपॉजिट करवा रहा है वो 100 से कम है ना। यही तो रूल्स थे हमारे। अरे अब क्लेरिफाई हो रहा है ना ये कैसे बनती है डिसीजन टेबल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कंडीशन को आइडेंटिफाई किया, वो सब थ्योरेटिकली गिवन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहाँ कहाँ क्रॉस लगाया तो वो मेंशन था ना, उन सबको मेंशन था, तो जहाँ जहाँ हमने क्रॉस लगाया वो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रही है, ऐसे सिंपल वे, ठीक है। ठीक है, तीसरा और क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला सिंपल डिसीजन टेबल बनाना आ गया, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है चेकसम निकालना आ गया जो हमारे लिए ज़रूरी है। तीसरा टेबल को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, है ना। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके सामने एक टेबल बना के दी गई है और आपको बोला भैया इस टेबल को सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में,
अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको मिनिमाइज करना है, तो आप कितना इसे मिनिमाइज कर सकते हो, और ऑप्शन में मिनिमाइज फॉर्म ही लिखी हुई है, आप तो ये मान लो। ठीक है, तो कैसे इसे मिनिमाइज करेंगे देखो, तो सिंपल सा, अब आपको असली रूल समझा रहा हूँ मिनिमाइज करने से रिलेटेड, और बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टिपिकल साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, तो 3 कंडीशन यानी रूल्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी 8 रूल्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में 8 के 8 रूल्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज रूल्स, इन रूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें क्या दे रखी है, हमें एक्शन दे रखी है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज रूल्स हमें एक्शन दे रखी है। तो देखो, अगर हम इन एक्शंस की बात करें तो 1 बाय 1 मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे समझते जाना। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं 7th और 8th कॉलम की बात करूँ, अगर मैं 7th और 8th कॉलम की बात करूँ, तो देखो यहाँ तो सेम है, यहाँ तो सेम है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम है। इसका मतलब अगर आप 7th और 8th के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर देखना चाह रहे हो तो इसको कंबाइन करके आप कैसे लिख सकते हो, एन और एन यहाँ पे पता नहीं है, तो एक बार अपन इसे इंडिटरमिनेट कर सकते हैं। ट्रू इंडिटरमिनेट का मतलब यही, तो आप येस और नो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो फिक्स है, यहाँ पे येस और नो कुछ भी लिखा जा सकता है, तो इंडिटरमिनेट हो गया, और साथ में एक्स आ गया और हाइफन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहले तो ये समझ में आ गया कि इन दोनों को क्लब करके हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। ओके, और देखो, और अगर आप देखते हो तो देखो 5th और 6th देखो, अगर आप 5th और 6th पे जाओगे तो देखो ये दोनों भी सेम है, और यहाँ से ये भी सेम है ना। ओके, तो इसका मतलब इन दोनों को जब आप क्लब करोगे तो एन और वाई, ये इंडिटरमिनेंट है, यस और नो दोनों आ रहा है, तो इंडिटरमिनेंट हो गया, और ये आपके साथ एक्स के साथ हाइफन आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हम एक कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। ओके, और क्या हो सकता है, और यहाँ से आप 1st और 3rd को कंबाइन कर सकते हो। देखो, अगर आप 1st और 3rd को देख रहे हो यहाँ पे, तो देखो 1st और 3rd को देखो, कलर में ग्रीन लेना था ना, तो 1st और 3rd को देखोगे, देखो सेम है, सेम है, और यहाँ पे बस डिफरेंस किसका है, वाई वाई सेम है, और वाई वाई ये सेम है, ये इंडिटरमिनेट में चला जाएगा। इसका मतलब 1st और 3 को अगर आप मिलाते हो तो वाई आएगा, ये इंडिटरमिनेट में चला गया, ये आपका वाई सेम है, और यहाँ पे एक्स के साथ में हाइपन आ गया। इसका मतलब 1st और 3 को भी हम क्लब कर सकते हैं, है ना, और 2 और 4 को भी कर सकते हैं। तो ट्राई करके देखो, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है। इसका मतलब 2 और 4 में देखो वाई एन, ये वाला है ना, ये वाला इंडिटरमिनेट में चला जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों को क्लब करेंगे तो वाई, यहाँ पे आपका हाइफन, यहाँ पे एन, और यहाँ पे हाइफन के साथ में एक्स, है ना, ये कंडीशन इसका है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जो हमारे पास में 8 रूल है, उस 8 रूल को सिंप्लीफाई करके हम कितने रूल्स में लिख सकते हैं, 1 2 3, अच्छा, तो हम इसको 4 ही रूल में लिख सकते हैं, तो अच्छा है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके अब हम 4 ही रूल में लिख रहे हैं। तो देखो, दिस इज योर, ठीक है, तो ये सारी थ्योरी अभी मैंने आपको समझा दी, वो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन के लिए लिख रखा है। ओके, ये देखिए कुछ एग्जांपल्स ड्यूरिंग द नोट्स मैंने नहीं लिखे थे, ड्यूरिंग बुक नहीं लिखे थे। अब जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं और वेराइटीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा दिखे जो बुक में मेंशन नहीं है, प्लीज़ उसे नोट कर लिया करो। तो ये मैंने समझा दिया। सोल्यूशन अगर आप लिखना चाह रहे हो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, ठीक है, और इसको आप आराम से समझ लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। समझा तो मैंने पहले ही दिया था ना, 30 के लिए लिख रखा आपके लिए, ठीक है। एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। यही 4 रूल्स थे, देखो कौन से, एन हाइफन एक्स हाइफन, देखो ये 4 रूल्स आ गए, ठीक है। ओके, उसके बाद में अब हम इसको फिर से देखते हैं। तो जब हमने फिर से देखा तो हमें चीज़ें क्या समझ में आ रही है कि क्या इसमें कुछ और भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो रूल नंबर 3 और 4 अगेन देखो, तो रूल नंबर 3 और 4 को अगर आप देखते हो तो 3 और 4 में अगेन क्या हो रहा है कि ये क्या है, ये इंडिटरमिनेट हो गया फिर। तो इसका मतलब यहाँ पे एन आ जाएगा, ये इंडिटरमिनेट एक्स और हाइफन हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के फिर हम एक रूल लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को हटाऊंगा तो यहाँ पे भी इंडिटरमिनेट आ गया, तो यहाँ पे इंडिटरमिनेट आ गया। इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ कि फिर ये तो तीनों के तीनों ही गायब हो गए,
है ना। देखो यहाँ पे ये क्या है आपके पास में प्रॉम्प्ट पेयर, ये आपके पास एक कंडीशन थी। अब ये कंडीशन तो तीनों के तीनों ही इनडिटरमिनेट होगी, इसका मतलब हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। तो भाई इसको भी हटा दो, इसको हटा दो, और उसके बाद जब आप इसको हटा देते हो, है ना, इसको हमने हटा दिया तो दिस इज योर कंडीशन लाइक दैट। ठीक है, जैसे अभी तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि आप इसको भी हटा सकते हो, क्योंकि ये तो एब्सेंट ही है, तीनों ही जब ऐसे हैं तो आप इसे हटा दो। और उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, उसके बाद में आप ये कर सकते हो कि यहां पे बाकी जो कंडीशंस हैं उनको और क्लब कर सकते हो, है ना। तो क्लब करने के लिए अब आपकी कंडीशंस क्या रहेंगी कि ये तो आपने हटा ही दिया, और ये जब हटा दिया तो ये यहाँ पे क्या बचा, y और n, और ये y और n। ठीक है, तो इसको अपन और कंबाइन कर सकते हैं। और इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन हमारे पास है, देखो ये जो कंडीशन हमारे पास है ये वाली, तो ये तो हमने यहाँ पे लिखी दी कि y और n के साथ में हाइफन और x, y और n के साथ में हाइफन और x तो अपने लिख ही दिया। ठीक है, y और n के साथ में हाइफन और x तो लिख दिया। उसके अलावा ये हमारा एल्स वाला पार्ट आ गया, एल्स वाला पार्ट। ठीक है, एल्स वाला पार्ट क्यों आ गया, क्योंकि ये दोनों सेम है। देखो ये दोनों सेम है, तो 3 को फिर हम 2 कर रहे हैं, और 2 को इस तरह से कर रहे हैं कि ये तो आप लिख ही दो, और जब इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे ये तो चला ही गया ना, और ये जब आप कंबाइन कर रहे हो तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये भी इंडिटरमिनेट बन गया। अरे जब आप देख रहे हो तो इस केस में अपन जो बच गया उसको एल्स बोल सकते हैं। यहाँ पे इस केस को हम कहते हैं एल्स केस, एल्स केस। तो ये हमारा प्राइमरी बन गया, और ये अगर ये दोनों एक जैसे नहीं होते तो ये 3 में ही होते, अगर ये एक जैसे नहीं होते तो ये 3 में ही होते, लेकिन एक जैसे होने की वजह से ये एल्स में चला गया और ये वाला पार्ट हमने अलग से हाईलाइट कर दिया। तो फाइनली इसका जो सिंप्लीफाइड पार्ट आ गया वो ये आ गया कि ये यहाँ पे एल्स वाला सारा का सारा आ गया जो आप लिखना चाहो। ठीक है, और ये आपका जो मेंशन है वही आ गया। तो दिस इज योर सिंप्लीफाइड वे। तो इसीलिए डिसीजन टेबल में ये 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। MCQs में मैंने क्वेश्चंस भी खूब सारे दे रखे हैं, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कीजिए, अब वो समझ में आ जाएंगे। इससे पहले तो पता नहीं, आपने पढ़ा नहीं था, बट अभी आपने पढ़ लिया, अब आपको डिसीजन टेबल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस कीजिए।